हेलो एवरीवन, आज है 2 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैनरा बैंक के बारे में। 116 रुपये का शेयर है और आज भी गिरावट है। और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से जो सरकारी बैंक अब तक आग उगल रहे थे, अब वो ठंडे पड़ते नजर आ रहे हैं। चाहे वो कैनरा बैंक पिछले एक महीने में 9% गिरा हो, चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पिछले एक महीने में 12-12.5% गिरा हो, चाहे वो यूको बैंक पिछले एक महीने में तकरीबन 12-12.5% ये भी गिरा है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अगर आप देखोगे तो ये तो 20-21% तक गिर चुका है। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कैनरा बैंक के बारे में, क्योंकि यहाँ पर 9.5% की गिरावट ज़रूर है और बात करना बनता भी है कि वैसे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। और स्प्लिट भी हुआ अभी हाल फिलहाल में ये। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 116 रुपये का प्राइस है, एक महीने में 9.5% का डिक्लाइन है। इलेक्शन के रिजल्ट्स वाले दिन ऐसी गिरावट आई थी कि 128 रुपये से 109 पे आ गया था। ये भयंकर गिरावट थी उस एक दिन में, तकरीबन 15-16% गिरा था। बाद में रिकवरी भी है, 122 पे गया, लेकिन उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो 12 जून से लेकर अब तक गिरावट है। इवन अगर आप एक महीने का भी ग्राफ देखो, सॉरी एक साल का ग्राफ देखो, तो 82% की बेहतरीन तेज़ी है। देखो तेज़ी आई, शानदार तेज़ी आई। लेकिन उसके बाद अगर आप देखते हो यहाँ पर तो फरवरी से लेकर अब तक ये कंसोलिडेट ही कर रहा है। 9 फरवरी को ये 114-115 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज भी उसी प्राइस पर है। और अप्स एंड डाउन्स बने ज़रूर है। जब भी जाता है 110 रुपये से 100 से 110 की रेंज में जब भी जाता है, बाइंग इंटरेस्ट आ जाता है, वापस तेज़ी दिखाता है, वापस यहाँ पर गिरावट आती है। इस बार देखते हैं कि ये जो लेवल है 110 रुपये का जो लेवल, 160 से 110 रुपये का जो लेवल है, यहाँ पर दोबारा एक बेस बन पाता है कि नहीं, सपोर्ट बनता भी है कि नहीं। वॉल्यूम भी देखा जाए तो आज 2.5 करोड़ जितने शेयर ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। ऑल टाइम हाई जो है वो तकरीबन 165 रुपये का है, लेकिन एक्चुअली में ये उससे भी ऊपर गया था, लेकिन प्राइस एडजस्ट हुआ है बोनस वगैरह के चलते। और यहाँ पर मार्केट कैप इसका देखोगे तो 1,05,000 करोड़ के आसपास का है और लो 8 रुपये का, जो कि कभी नहीं बना। ये एडजस्टेड प्राइस है, उसके चलते आपको इतना देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक नजर करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर तो हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है। और जहाँ तक डिविडेंड की बात करें तो भाई साहब अच्छा पे कर रहा है। 2023 में अगर आप देखोगे तो 12 रुपये का इसने डिविडेंड पे करा था, अभी 3 रुपये 22 पैसे का पे करा है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि भाई साहब हाल फिलहाल में ये स्प्लिट हुआ था, 15 मई को ये स्प्लिट हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 शेयर पे 10 शेयर बन गए, जो 2 शेयर के मतलब 1 शेयर का 5 शेयर कह लो, 2 शेयर के 10 शेयर कह लो यहाँ पर। और उसी के चलते प्राइस एडजस्ट हुआ है। अगर नहीं हुआ होता तो आज भी ये जो 116 रुपये आप प्राइस देख रहे हो, उसकी जगह इसका जो प्राइस है वो 550 से 600 रुपये के आसपास होता। और यही वजह है कि भैया जब 2 के 10 बन जाते हैं तो डिविडेंड भी उस तरीके से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। वरना अगर आप ये मान के चलो कि 15 रुपये के आसपास का ये डिविडेंड था, 15 रुपये से ज़्यादा का, 16 रुपये के आसपास का ये डिविडेंड था, ठीक है। अगर हम उस तरीके से अगर इसको देखते हैं तो, और अच्छा खासा पे कर रहा है। अगर आप देखो तो बीच में जब लॉस में था ये बैंक, ठीक है, तो पे नहीं कर रहा था। 2017 में पे करा था, 18, 19, 20, 21 तक पे नहीं करा था, लेकिन 22 से जब पैसा कमाना स्टार्ट करा 6.5 रुपये का पे करा 2022 में, 12 रुपये का पे करा 2023 में। इस बार यहाँ पर स्प्लिट हो गया था, 2 शेयर के 10 शेयर बन गए, तो उसके चलते डिविडेंड कम हुआ 3 रुपये 22 पैसे का। लेकिन अगर आप इसको कंसिडर करते हो स्प्लिट, अगर सब कुछ आप कंसिडर करते हो तो एक्चुअली में ये इसने जो डिविडेंड दिया है वो ऑलमोस्ट 16 रुपये के करीब का बनता है, जो कि बेहतरीन चीज़ थी। और जहाँ तक नंबर्स बात करें तो देखो पिछले 2 सालों में अच्छा रेवेन्यू आया है इनका। सेम चीज़ अगर हम प्रॉफिट को लेकर भी देखें तो भाई साहब शानदार प्रॉफिट है। उससे पहले लॉस था 2020 में, अगर आप देखो यहाँ पर लॉस थे, लेकिन 21 से क्या हुआ, 2,700 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 22 में 5,800 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 23 में 10,800 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और 24 में 14,780 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला। और शेयर प्राइस भी बढ़ता नज़र आया। इसके अलावा अगर हम देखें तो भाई साहब डिविडेंड बहुत भारी पैमाने पर पे करते नज़र आए हैं ये लोग। अगर कैनरा बैंक में अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो देखो महंगा नहीं है, 7.5 का पी है, सेक्टर पी 17-18 का है। 64% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर हम देखें इस बैंक के तो बेहतरीन रहे पिछले कुछ क्वार्टर में। रेवेन्यू में लगातार तेज़ी है और प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होते नजर आए। 3,755 करोड़ के आसपास के इनके प्रॉफिट्स थे लास्ट क्वार्टर में, और तकरीबन 37,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू था, और ये लगातार इंक्रीज़ मोड है अगर आप रेवेन्यू वाइज देखते हो तो।
देखो इससे पहले इनका जो रेवेन्यू था वो 22,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो अब बढ़ के 3740 के आसपास जा रहा है। तो रेवेन्यू वाइज बहुत बड़ी तेज़ी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पर देखने को मिली है। प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखते हो तो अच्छे खासे नंबर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। इवन प्रॉफिट काफ़ी बेहतर तरीके से इंक्रीज़ हुआ इनका। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो देखिए प्रमोटर के पास 62.93% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट है। इंस्टीट्यूशंस के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी है। 5.82% जो है वो म्यूचुअल फंड के पास है। 8.57% जो है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है। 10.57% जो है वो एफआईएल्स के पास है। रिटेल और अदर के मिलाकर 12.11% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 6% पर है, जो अदर पार्टीज़ है वो 6.11% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। और अगर मैं दिसंबर से कंपेयर करता हूँ तो कहीं ना कहीं उतना बड़ा फ़र्क नहीं आया है, लेकिन इतना ही कहूँ कि अभी नेक्स्ट जून के नंबर्स देखना इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि जब भी इस तरीके का स्प्लिट होता है तो एक प्रॉफिट टेकिंग उसके बाद देखने को मिलती है। और इस बार देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। तो देखो ओवरऑल मैं अभी के लिए तो इतना ही कहूँगा कि कैनरा बैंक देखो ख़राब बैंक नहीं है, अच्छा बैंक है, शानदार बैंक है, लेकिन अभी कंसोलिडेशन वाला फेज़ इसका चल रहा है। इवन अगर आप इसका ग्राफ देखते हो तो लगातार पिछले कुछ टाइम से गिरावट वाला ग्राफ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और डिक्लाइन यहाँ पर पॉसिबल है, लेकिन एक 100 रुपये से लेकर 110 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ पर अगर आप 5 साल का ग्राफ देखो तो कोविड के टाइम पर ये आपको 15 रुपये के आसपास मिल रहा था, तब से लेकर अब तक काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है, लगातार भागा है। इवन अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो भाई साहब देखो सरकारी बैंक जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट दिखाते हुए हमें नज़र आए थे पिछले कुछ सालों में, लेकिन पूरा खेल पलटा ज़रूर है। कोविड के बाद पूरा खेल पलटा है, वैसा पूरा बाजार भागा है, ऐसा भागा है कहीं पर भी रुकने का नाम नहीं लिया है। ऐसी तेज़ी अगर हम देखें तो 2009 और 2010 के दौरान आई थी इस बैंक में, और उसके बाद बड़े करेक्शंस भी देखे। इस बार देखते हैं कि ये जो तेज़ी है वो बरकरार रह पाती है भी कि नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकारी बैंकों में डेफिनेटली पोटेंशियल रहने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि अब सरकारी बैंक पहले की तरह नहीं रहे हैं। धीरे धीरे अब सरकारी बैंक भी प्राइवेट की तरह बड़े तेज़ी से काम करते नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो इनके लिए। और मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि मैं जिनके पास है वो होल्ड करो, ठीक है, बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक फ्रेश बाइंग की बात आती है, मैं थोड़े बहुत करेक्शन का वेट करना ज़्यादा पसंद करूंगा। 10% का डिक्लाइन का वेट करना ज़्यादा पसंद करूंगा, और उसके बाद हर 10% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स के जो मौके हैं वो आपको ढूंढने चाहिए। अगेन कहूँगा कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कैनरा बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।